नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने और यूपी में तो पहले चरण की वोटिंग भी हो चुकी है, जिसके बाद से सभी पार्टियां आगे की तैयारियों में जुटी हैं। 14 फरवरी को यूपी के दूसरे तो उत्तराखंड और गोवा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसे लेकर घमासान जारी है। प्रधानमंत्री जहां विपक्षियों पर हमलावर हैं, तो विपक्ष उन पर उल्टा निशाना साध रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अपने को बेहतर और दूसरों को फेल बताने की होड़ लगी हुई है। अपने मेहमानों के साथ इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में चुनावी मौसम छाया हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद से पार्टियां अगले चरणों की दिशा और दशा तय करने में जुट गई हैं। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। यूपी में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान। सहारनपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं और बरेली में वोटिंग। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और शाहजहांपुर में मतदान। उत्तराखंड में 1 चरण में होगी वोटिंग। देवभूमि में 70 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग। गोवा में 1 चरण में 40 विधानसभा सीटों पर मतदान। यूपी में पहले चरण के चुनाव के बाद से सियासतदानों ने दूसरे चरण के लिए मोर्चा संभाल लिया है। धुआंधार प्रचार अभियान तेज किए जा रहे हैं। वहीं 14 फरवरी को उत्तराखंड में भी वोटिंग होगी। मोदी जी को जय श्री राम। लिहाजा पीएम मोदी ने देवभूमि में भी पूरी ताकत लगा दी है। देवभूमि के सियासी रण में पीएम नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष रूप से कूद पड़े हैं। अल्मोड़ा की धरती से बिना नाम लिए उन्होंने विपक्षियों पर जबरदस्त प्रहार किया। ऐसे में कांग्रेस भी फुल एक्शन में दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार में रैली की और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। आपको भूलना नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत के लिए दशकों तक उत्तराखंड राज्य की मांग का गला घोंटा था। ये सपना तब पूरा हुआ था जब केंद्र में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया। ये लोग उत्तराखंडियत की बात करने वाले लोग बातें कुछ भी करें, वो तो उत्तराखंड को खंड खंड करने वाले, उत्तराखंड को टुकड़े टुकड़ों में देखने वाले लोग हैं। अब तो देवभूमि में यूनिवर्सिटी के नाम पर भी, यूनिवर्सिटी के नाम पर शिक्षा जैसे पवित्र काम में तुष्टीकरण का जहर घोलने की बातें सुनाई दे रही हैं। हमें इस विभाजनकारी सोच से देवभूमि की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देना है। आपको चारों ओर दौड़ना पड़ा, कहीं गैस सिलेंडर ढूंढने के लिए, कहीं अस्पताल, कहीं दवाइयां। ऐसा उत्तराखंड हमें नहीं चाहिए। हमारा चौथा वायदा, स्वास्थ्य को हम आपके दरवाजे तक ले आएंगे। अगर आपको दवाइयों की जरूरत होगी, एम्बुलेंस की जरूरत होगी, इलाज की जरूरत होगी, उत्तराखंड की सरकार एम्बुलेंस और दवाइयां और डॉक्टर आपके दरवाजे तक डायरेक्ट पहुंचा देगी। प्रचार प्रसार में राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि इस चरण के प्रचार का शोर थमने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 12 फरवरी को शाम 5 बजे प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा। लिहाजा कोरोना की वजह से प्रभावित रैली में सियासतदान पूरा जोर शोर लगाने में जुटे हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में रैली की और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर से हुंकार भरी और योगी सरकार को निशाने पर लिया। आपने विकास होते हुए देखा होगा, जहां कहीं बिजली नहीं वहां बिजली जा रही है, जहां कहीं सड़क नहीं थी वहां सड़क जा रही है, जिस गरीब का बैंक में अकाउंट नहीं था उसका बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है। और यही नहीं भाइयों बहनों, हर विकास की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को
उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं। तो जो लोग गर्मी निकालने से हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, हम लोग रोजगार और फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम करेंगे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकलेगी। और फिर गर्मी निकालने वालों के लिए तो हम ये कह सकते हैं, जो लोग जानते होंगे फ्रिज कैसे चलती है, गर्मी निकालने के बारे में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जो लोग जानते होंगे फ्रिज कैसे चलाई जाती है। फ्रिज में सामान सब ठंडा रहता है और कभी कभी जब फ्रिज खराब हो जाती है तो सब गर्म हो जाता है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। अब 3 राज्यों के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के प्रति अपना प्यार दिखाएंगे। देखना होगा कि मतदाता किसके ऊपर अपना प्यार लुटाते हैं। हालांकि इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा, लेकिन सियासतदानों ने जनता का प्यार पाने की कोशिशें और तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो 14 फरवरी को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। उत्तराखंड और गोवा में भी एक फेज में चुनाव हो जाएंगे और जनता अपने मताधिकार को ईवीएम में कैद कर देगी और नतीजे आएंगे 10 मार्च को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉली शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है, सत्येंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, ओपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो मौजूद हैं, रेखा चौधरी प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं हमारे साथ। लेकिन पीयूष पंत साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, ये जो चुनाव अभियान को हमने देखा, अब फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, चुनाव को जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने लिया है, जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए, उछाले गए, कुछ बदलाव हुआ है क्या फर्स्ट फेज के बाद? नहीं, देखिए स्थितियां वही हैं, क्योंकि देखिए मुद्दे जहां जो है कि विपक्षी दल जो हैं वो लगातार बात कर रहे हैं कि जो है रोज़गार की बात कर रहे हैं वो, और किस तरह से वहाँ पे जो महंगाई है उसकी बात कर रहे हैं लोग। वहीं पे जो सत्ता में जो सरकार बैठी हुई है, सत्ता के जो दल है वो जो है लगातार देखिए आप किसी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है। पहले दौर के भी पहले ये चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन अभी भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। सेकंड, चूँकि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूसरे जो दौर है उसमें भी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 55 सीटें हैं और इसलिए वहाँ पे जो है पूरी तरीके से एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो है वो जो है कि सत्ताधारी दल जो है वो कोशिश कर रहा है और कमोवेश उसी तरह से चल रहा है। मुझे लगता है कि अब जब तीसरे चरण में हम पहुँचेंगे तब शायद कुछ बदलेगा, क्योंकि जो वहाँ पे जो मतदाता है उसका प्रोफाइल थोड़ा सा बदलेगा और तब लगता है मुझे कि कुछ जो है जो भाषण है, जो इनकी बातचीत है वो भी कुछ बदलेगी। लेकिन अभी कमोबेश वही स्थिति है और उसी तरह की बातें हो रही हैं कि लुटेरों की बात हो रही है, सत्ता दल वाले कह रहे हैं लुटेरे और गुंडे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और गर्मी निकाल देने की बात जिस तरह की बात हो रही है उसमें जो अखिलेश जो है वो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि फ्रिज से दे रहे हैं कि साहब गर्मी किसकी निकलेगी और किसकी निकलती है। तो मुझे लगता है कि देखिए कोशिश वही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरह पोलराइजेशन हो जाए, क्योंकि उन्होंने क्या अचीव किया है वो सिर्फ थोड़े शब्दों में कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो कहते हैं वो खासकर योगी जी जो हैं वो लगातार ये कोशिश करते हैं कि कहने की जो है कि पहले उन्होंने 18-80-20 की बात करी थी, वो वही उसी तरह से किसी न किसी तरह संदेश देने की बात होती है कि एक तरह से ध्रुवीकरण हो जाए और जो है कि जो हम वोट जो है हमारी झोली में पड़ जाएं। ठीक है ओपी सिंह साहब, दरअसल इस चुनाव में तो सबसे ज्यादा दांव पर तो आपकी ही साख है, क्योंकि जिन 5 राज्यों में वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 4 राज्यों में आपकी सरकार है सीधे तौर पर या फिर किसी न किसी तौर पर। मेरा सवाल यह है कि ये बचेंगे चारों राज्य क्या? जी कुंदन जी, बिल्कुल बचेंगे। जनता का जो मूड है वो बिल्कुल यही है कि जहां हमारी सरकारें थी इस बार होगी। क्यों होगी कि जहां जहां हमारी प्रदेशों में सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब हम मुद्दे की बात करते हैं, आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में
हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा 3 तरह की बातें हम कर रहे हैं। नंबर 1, प्रदेश की कानून व्यवस्था। नंबर 2, उत्तर प्रदेश का विकास। नंबर 3, हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड है वही हमारा 2022 का ट्रम्प कार्ड है। अगर हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप काम किया, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरे, तो फिर जिस प्रकार से हमने 2017 में हमको जनता ने भारी मतों से चुना। और देखिए, सबसे बड़ी बात कुंदन जी ये है कि 10 मार्च तक तो हम लड़ेंगे, मेरी सरकार बन रही, हम कहेंगे 300 के पार, तो कोई कहेगा 400 के पार। गनीमत यह है कि किसी ने 500 के पार नहीं किया, लेकिन जनता तो तुलना करेगी ना, वो देखेगी ना उत्तर प्रदेश में कि 12 से 17 की सरकार में उत्तर प्रदेश की क्या है, कानून व्यवस्था की स्थिति थी, क्या विकास की स्थिति थी, और 2017 से 22 में क्या स्थिति है। तो हमारा मुद्दा तो कानून व्यवस्था, विकास और हमारी सरकार की रिपोर्ट कार्ड है। हमारी सरकार पहली सरकार है जो प्रत्येक वर्ष अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा, और जनता की विश्वसनीयता, जन भावनाओं के अनुरूप सरकार को चलाना, जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाना। और कुंदन जी, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जब से सरकारें बनी है, गरीबों के गांव की जनता की सरकार में भागीदारी पहली बार हुई है। उनको लगा कि सरकार के हम भागीदार हैं। इसके पहले तो जो सरकारें थी वो किस प्रकार से सरकारें चलाती थी? परिवार सरकारें चलाती थी। परिवार के 5 केंद्र बिंदु थे, वो जगह जगह पर सरकारें चलाती। ठीक है सिंह साहब, अगर ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं तो ठीक है, आपकी सरकार तो बनेगी उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसा ही है तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं है तो जनता आपको सबक भी सिखाएगी, विरोधियों को मौका देगी। डॉली जी, एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में हम आपके पूर्व अध्यक्ष को, राहुल गांधी को एक्टिव नहीं देख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि वहां पर जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है तब से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो ट्रेंड रहा है वो एक उम्मीद की किरण है क्या राहुल गांधी के लिए, इसलिए वहां ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं क्या? और उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो यहां पर सक्रियता वैसी नहीं दिख रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी यहाँ की प्रभारी महासचिव हैं। आप उनको लगातार देख रहे होंगे, हर जगह उत्तर प्रदेश में वो जा रही हैं, और अब से नहीं, सिर्फ प्रचार के दौरान नहीं, लगातार जमीन पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने काम किया है। आपने लखीमपुर खीरी में राहुल जी को उनके साथ देखा होगा, हाथरस में आपने राहुल जी को पैदल प्रियंका जी के साथ चलते देखा होगा। काफी सारे राज्यों में चुनाव है, लगातार आप प्रियंका जी को यहाँ पर देख रहे हैं। आप उनकी चर्चा करिए, उनके बारे में पूछिए ना आप कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो प्रियंका गांधी जी से ज्यादा मजबूती से किसी और ने उठाया है उत्तर प्रदेश में? किसी ने नहीं उठाया। नहीं तो क्या प्रियंका गांधी को राहुल गांधी का साथ नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर 30-32 साल हो गए, आप सत्ता से दूर हुए। बेसिक से सवाल पूछा मैंने, डॉली जी, मैंने सिर्फ बेसिक से सवाल पूछा। ये कौन सा आपने एक मापदंड तय किया हुआ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो काम कर रहे हैं उन्हें आप देखना नहीं चाहते? नहीं तो वही तो मैंने पूछा ना। उससे नहीं डॉली जी, मैंने तो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, डॉली जी परेशानी है। नहीं, वो उत्तराखंड में मैंने तो ये पूछा, उत्तराखंड में ज्यादा उम्मीद है क्या? मैंने कहा वहां सक्रियता ज्यादा है, वहां पर राहुल गांधी को ज्यादा उम्मीद है क्या कि सरकार बन सकती है? लगातार उत्तर प्रदेश में प्रभारी महासचिव हैं, लगातार कोने कोने उत्तर प्रदेश के जा रही हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं। नहीं, मैंने तो उत्तराखंड को लेकर सवाल पूछा था, आप उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हो गई हैं। मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में सरकार की गुंजाइश दिखती है क्या? राहुल गांधी इसलिए वहां पर एक्टिव है क्या? मैं तो उत्तराखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और राहुल गांधी जी आज गोवा में भी थे, राहुल गांधी जी उत्तराखंड भी जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं या नहीं काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश में जा रही है, उसको गिनिए ना आप। ठीक है सत्येंद्र यादव साहब, दरअसल ठीक है, अब राहुल गांधी को हम थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड में रहने देते हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी जरूरत नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने पूछा कि उत्तराखंड में वो चुने गए, उत्तर प्रदेश से वो सांसद चुने जाते रहे। अमित शाह जी जितना दिख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, सहारनपुर में उन्होंने रैली की, हाँ, तो आज कासगंज में रैली की, उतना वो तो एक्टिव है।
ठीक क्यों है। नहीं दिख रहे हैं? सत्येंद्र प्रथम यादव चरण की साहब, सीटों पे कहीं नहीं नजर आए सत्येंद्र मुझे। यादव साहब, मैंने जो चर्चा की शुरुआत में पहला सवाल पीयूष पंत साहब से पूछा कि कुछ बदला है क्या फर्स्ट फेज के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के तरीके में बदलाव आया है क्या? मैं यही सवाल आपसे ये पूछता हूं, कुछ बदला है क्या फर्स्ट फेज के बाद? जी, कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ बदला है जी। लोग जिस बदलाव के लिए पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जमकर के समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग चंदा चोर सरकार, रोजगार चोर सरकार, दवाइयां चोर सरकार, रेमडेसिविर चोर सरकार, ऑक्सीजन सिलेंडर चोर सरकार और राशन चोर सरकार से निजात पाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो फरेबी और जालसाजी सरकार से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, जिस तरह से ये ऊपर से तमाम फर्जी आंकड़े, फर्जी कागज और फर्जी जिस तरह से लोगों को बताते हैं, एक चौराहे पर इनका पोस्टर लगा होता है कि 1 लाख नौकरियां, 1.5 लाख नौकरियां, दूसरे पर लगा होता है 2.5 लाख नौकरियां, तीसरे चौराहे पर लगाया है इन्होंने 4.5 लाख नौकरियां, और जैसे ही आचार संहिता लगती है इनके तुरंत 12 लाख नौकरियां हो जाती हैं, और अब तो ये करोड़ों में गिराने लगे हैं। इतनी बेशरम, भ्रष्टाचारी और क्रूर, मानव संवेदनहीन सरकार अब तक उत्तर प्रदेश ने नहीं देखी है। इनका सीधा एक ही सिस्टम है कि किस तरह से लूट मचा सकते हैं। कैसे आप देखिए, राम के नाम पर इन्होंने चंदे के नाम पर कितना पैसा लोगों से जबरन वसूला है, चाहे सरकारी विभागों को ले लीजिए, प्राइवेट में देख लीजिए। नहीं सत्येंद्र जी, प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि विपक्ष का ये एजेंडा रहा है कि बांटो और लूटो। आज तो प्रधानमंत्री ने यही कहा कि विपक्ष का एजेंडा ये रहा है कि बांटो और लूटो। अरे प्रधानमंत्री का एजेंडा आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े नाटकों का पूरे देश में मंचन कर रहे हैं, कभी फपक फपक के आंसू दिखा के रोते हैं। आप बताइए, अगर किसानों पे इनका बस नहीं चला तो किसानों को बदनाम करने के लिए वहां बोल के आते हैं कि मैं जिंदा लौट आया। अपने ही देश में इनको डर लग रहा है क्या? और अन्य व्यक्तियों की जान की कीमत नहीं है? प्रधानमंत्री जिस तरह से नाटकों का मंचन पूरे देश में कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है। हमारे और आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, इस बार तो आप कांग्रेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं सत्येंद्र यादव साहब। इस बार तो 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बदल गई है। इस बार कांग्रेस के साथ आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव उत्तर प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस की सरकार को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कांग्रेस की पंजाब की सरकार को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट थी, वहां पर सिक्योरिटी लैप्सेस था, ये मान लीजिए। कांग्रेस नहीं मान रही, आप तो मान लीजिए। देखिए कुंदन जी, जो राजनीतिक संभावनाएं होती हैं और व्यवस्था परिवर्तन होता है, वो किसी एक घटना को लेकर, किसी एक इंसिडेंट को लेकर हम नहीं बात कर सकते हैं। आप आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में आज जो अपराध हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो चीरहरण हो रहा है, रात में पुलिस के ताकत के पर जिस तरह से बहन बेटियों को मिट्टी का तेल डाल के जलाया जा रहा है, जिस तरह से लोग कोरोना में इन्होंने जो आज सरकारी बसों का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आज एक दलित बेटी का शव बरामद किया गया समाजवादी पार्टी के नेता के घर के प्लॉट में, खेत से बरामद किया गया। देखिए मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, आप मेरी बात सुने। आप सबसे इस वक्त जो सबसे मुख्य धारा की लड़ाई है, उसको आप घटनाओं की तरफ न ले जाएं। उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय, चलिए आपने बहुत कुछ कह दिया। में सरकार, मैं रेखा चौधरी के पास जाना चाहता था, लेकिन आपने बहुत कुछ कह दिया, तो सत्ता पक्ष को एक मौका मिलना चाहिए। ओपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कुंदन जी, सवाल यह है कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथ सवाल उठाया है, हम तो उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि देश के अंदर बहुत सी पार्टियां हैं। अरे आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आपका तो है अरे सुन लो भैया, लूट, सबको झूठ, कोई मुद्दा ही नहीं है इनका। सिर्फ अरे सुन लो, सबको लूट, सबको बेटी की ही बात करता हूँ, बेटी की बात करता हूँ। यादव जी सुन लीजिए ना, यादव जी सुन लीजिए, सत्येंद्र यादव प्लीज सुन लीजिए भाई साहब, निवेदन है, आप सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि माफिया वाली, गुंडों वाली और बंदूक वाली पार्टी कौन सा है, तब तो आपको नाराजगी नहीं होगी कि आपकी पार्टी तो है नहीं। और अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गुंडे और माफिया हुए, उनको मानवीय बनाने का काम एक पार्टी ने किया, वो आपकी पार्टी नहीं है, तो कराओ क्या आपकी पार्टी नहीं? अच्छा, उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट करके एक परिवार के 4 सदस्यों ने
बांट मैं करके चाहता लूटा, हूं कि भारतीय वो जनता आपकी पार्टी नहीं के है, प्रवक्ता वो धरातल आपकी पे बात पार्टी नहीं करें। है। ये और टीवी दूसरी के बात, विज्ञापन की राम तरह बात भक्तों न पर करें। गोली चलाने आज वाले से लेकर बड़े और नेताओं से दंगा लेकर यहाँ तक में प्रवक्ता तक की सिर्फ होली विज्ञापन खेलने की तरह वाले बात करते हैं। पहले ये में लाल 89 किलो टोपी का हुई, था, अब वो में आपकी पार्टी तो 49 नहीं किलो का रह है। गया। आप काहे की बात करते हो? ठीक है, जरा साहब, रेखा चौधरी हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता है मौजूद है। हालांकि जिस पार्टी के साथ गठबंधन है वहां से लगातार यादव जी बोल रहे हैं। रेखा जी को भी सुन लेते हैं। रेखा जी, आपके अध्यक्ष ने वोटिंग की क्या कल? क्योंकि कल के डिबेट में भी आपके प्रवक्ता से मैं पूछता रहा, वो क्लियर नहीं बता पाए। क्या आप जयंत चौधरी ने वोटिंग की? अगर नहीं की तो बीजेपी के एक नेता अनुराग ठाकुर कम से कम ये कह रहे हैं, जो सह प्रभारी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, जिस तरीके से जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए वोट नहीं किया, लोगों ने भी इस गठबंधन को नकार दिया, लोगों ने भी जैन की तरह वोट नहीं डाले इस गठबंधन को। जी कुंदन जी, मैं बता देना चाहती हूँ कि जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय नेता हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उनके प्रोग्राम लगे हुए थे, इसलिए वो वोट नहीं कर पाए। वो आना चाहते थे लेकिन समय पर नहीं आ पाए, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जहां तक सवाल जनादेश का है, तो वो 10 मार्च को सारा देश देखेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन जल्द ही होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी युवा हैं, शिक्षित हैं, सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दों को लेकर, मुद्दों पर यह गठबंधन हुआ है। युवा और किसान के मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी ने किसी भी मुद्दे पर काम नहीं किया, जो ये बात करते हैं आज, किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, 13 महीने सड़कों पर बिठा दिया, इतनी परेशानियां उन्हें दी, इतनी दिक्कतें उन्हें दी कि वो किसान कभी भी नहीं भूल सकता। युवाओं को जो इन्होंने रोजगार देने के वादे किए, वो रोजगार ये नहीं दे पाए। इन्होंने कहा हमने किसानों को राहत दी, 84 लाख किसानों को राहत दी। ओन डाटा ओनली 48.24% ये दे पाए किसानों को राहत। झूठ बोला। ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं योगी जी, क्योंकि आप देखिए पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा में सबसे पीछे है। यानी महिला के जो अपराध हुए हैं, गठबंधन को वोट पड़े क्या फर्स्ट फेज 3 साल में ऊपर? क्या इनपुट मिला? रेखा चौधरी जी, मैं जानना चाहता हूं फर्स्ट फेज को बीते करीब 24 घंटे या से ज्यादा हो गए। हाँ, देखिए 58 सीट में सारी सीटों पर गठबंधन जीत रहा है। जनता ने पूरे मन से वोट किया है और पूरा जनादेश जनता दे चुकी है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश एक तरफा गठबंधन जीत रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 मार्च को होने जा रहा है और ये सबसे अच्छी बात है कि सकारात्मक राजनीति। ठीक है, बने रहिए। सकारात्मक राजनीति दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है, 5 राज्यों में हो रही है, या फिर मुद्दों से प्रचार भटका हुआ है? इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो तीनों राज्यों में घमासान हो रहा है। 14 तारीख को वोटिंग होगी और 2 राज्यों में सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला जनता ईवीएम में कैद कर देगी। तो किसकी शान बचेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। लेकिन पीयूष पंत साहब, एक चीज जो वोटिंग ट्रेंड को लेकर के हम बार बार चर्चा करते हैं, जो फर्स्ट फेज में वोटिंग ट्रेंड हमने देखा है, उसको कैसे आप असेस कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब वोटिंग हो रही थी तो विपक्ष के लोग ये कह रहे थे, देखिए लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ ईवीएम मशीन का बटन दबा रहे हैं। लेकिन जो टोटल टर्नआउट हुआ फर्स्ट फेज में, वो 3% कम ही रह गया। तो ये क्या संदेश, संकेत, कुछ क्लियर विजन दिखाई देता है क्या, या फिर चीजें लटकी अटकी हुई हैं? देखिए, नॉर्मली ये होता है कि अगर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है और ज़्यादा लोग वोट करने आते हैं तो ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ लोग जा रहे हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं। और कम अगर वोटिंग होती है तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है जो पारंपरिक रूप से कि
सरकार से लोग खुश हैं, मतलब उनके कामकाज से खुश हैं, कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, और ख़ासकर इस बार जो है आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि इस बार ये हुआ है कि लोगों ने जो है डिसाइसिव वोट किया है, जहाँ तक मुझे लगता है लोगों ने। और क्योंकि इसमें यह भी हो सकता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कम लोग आए हों और विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो ज़्यादा उनके लोग आए हों। लेकिन देखिए ऐसा हुआ है, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है वो पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदला है, कहीं कहीं ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है और कहीं कम रहा है जो है। तो अब जैसे देखिए कि आपके गाज़ियाबाद में और नोएडा में जो है वोट परसेंटेज डाउन हुआ है, तो इससे ये खतरा लगता है कहीं ना कहीं जो है कि भाजपा जो है उसके प्रति जो है थोड़ा सा क्या लोगों ने उतने उसके वोटर्स निकल के आए नहीं, क्या वो ये है। तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है निश्चित रूप से। और जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है उसमें भी ये है कि वोट बटे भी हैं इसमें, और इस बार ये भी हुआ है कि मतदाता ने जो है अपने हिसाब से भी वोट दिए हैं, किसी के बहकावे नहीं आए, ये भी खबरें मिली हैं। इसलिए भी जो पार्टी के लोग हैं वो काफ़ी थोड़े से जो है वो इस संशय में है कि परिणाम क्या होगा। देखिए हर कोई कहता है, क्लेम करता है, विपक्षी दल क्लेम कर रहे हैं और उधर जो है कि जो सत्ता दल है वो क्लेम कर रहे हैं कि हम 5 राज्यों में जीतेंगे और हमारे पक्ष में भारी मतदान हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कल का जो ट्रेंड रहा है उससे अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति है और कोई भी अभी ये कह नहीं सकता कि किसके पक्ष में ज़्यादा वोट गए हैं, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि वोटिंग कम हुई है। तो अब किसके पक्ष में कम वोटिंग डली है जी, ये तो मुझे लगता है कि जी आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन राजनीतिक दल कंफ्यूज में सवाल पूछ लेता हूं तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यादव साहब जल्दी से बता दीजिए कितनी सीटें जीतेंगे फर्स्ट फेज में, और ये जो वोटर कम निकले हैं इसे कैसे कैलकुलेट आप लोग कर रहे हैं? कंफ्यूजन जरा दूर कर दीजिए पंजे की। हम लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट नहीं किया है, जिन्होंने वोट किया है समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट किया है। लोगों को मालूम है कि, और आप देख सकते हैं कि मंचों पर भाजपाइयों की कुटाई किस तरह से हुई है। आप देख सकते हैं गांवों में कैसे लोगों ने बहिष्कार किया है कि भाजपा के नेताओं को आने से मना करने का बोर्ड लगाया है। आप देख सकते हैं। तो इस बात को आप मान लीजिए कि प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये जालसाजी, कर्जा देने वाली और ब्रिटिश हुकूमत की तरह लोगों को भूखा मारो और भूखा मार के उन्हें कर्जा दो और कर्जा देने के बाद उन्हें गुलाम बना लो। हिंदुस्तान की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। ये ब्रिटिश हुकूमत के फॉलोअर हैं, ये अंग्रेजों के नकलची हैं। इनका अपना कोई विजन नहीं है, सिर्फ देश को लूटने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए और लोगों को सड़क पे लाके मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं परिवर्तन बड़े स्तर पे होने जा रहा है। इनकी सिंह साहब को भी सुन लेते हैं। चेहरे देखिए नेताओं के, यादव जी दरअसल ये कम वोटर निकले हैं, इसे हम दरअसल स्पष्ट कर लेते हैं। तो सिंह साहब ये जो कम वोटर निकले 3%, ये आप लोगों के खिलाफ गुस्सा कम है या फिर आपके वोटर निकले ही नहीं घर से? ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँ। कुंदन देखिए, ये बार बार जो गठबंधन की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने कभी गठबंधन किसी के साथ किया ही नहीं जी। ये चुनाव से ठीक 15 दिन पहले सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए कुछ शर्तों के आधार पर उन पार्टियों से करार करते, और वो मुझे लगता है ये बीजेपी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जानते नहीं है। ये जितने जबरन सरकार बनाने के लिए के लालची लोग। नहीं सत्येंद्र यादव साहब दरअसल पिछले 3 चुनाव को देखे तो ये सही कह रहे हैं ना, ओपी सिंह साहब तो सही कह रहे हैं। पिछले 3 चुनाव को देखे तो आप एक गठबंधन के सहयोगी के साथ दूसरे चुनाव में नहीं जाते। जानता है, सुनिए यादव जी सुन लेते हैं, यादव जी सुन लेते हैं। देखिए यादव जी आप भी बहुत कुछ कह रहे थे सत्ता पक्ष के खिलाफ, ओपी सिंह साहब सुन रहे हैं, जरा उन्हें सुन लेते हैं। देखिए ऐसा कुंदन जी, इसमें हमारे यादव जी का दोष नहीं है। हमारे डिबेट पर देखिए हमारी कुछ बहनें बैठी कितनी शांत प्रिय बैठी है, लेकिन जिसका जो पार्टी का स्वभाव है वो तो परिचय देगा। मैं क्या कह रहा था, अरे आप तो पूरे देश को बंद करना चाहते हैं। आपका सुनिए प्रत्येक यादव साहब सुन लीजिए कहिए। देखिए ऐसा है कि पहले अखिलेश यादव ने एक नारा लगाया था
कुंदन जी वो नारा अब आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा पिछले 20 दिन से। जब चुनाव की शुरुआत हुई तो अखिलेश यादव ने वाईएम का नारा लगाया, आपने सुना, लेकिन पिछले 15-20 दिन में वाईएम का नारा नहीं सुना। दरअसल बात क्या है कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ओबीसी हो, एक संप्रदाय का वोट पाने के लिए इनके अंदर होड़ मची है, इसलिए ये तरह तरह के नारे दे रहे हैं। जबकि वहां की जनता जो पश्चिमांचल की है, इतिहास उठा के देखिए 14, 17, 19, तब भी ये सीना फाड़ फाड़ करके दहाड़े मार रहे थे कि मेरी सरकार बन रही है, मुझको भारी बहुमत मिल रहा है। पहले चरण में 58 में कितनी सीटें पाए? अरे 58 में 53 तो अकेले हम पाए। और जिसको ये गढ़ बताते हैं, नहीं, इस बार कितनी सीटें रहेगी? इस बार जो है 55 सीटों पर चुनाव हो रही है, 38 सीटें मिली है। नहीं, फर्स्ट फेज ओपी सिंह साहब 58 सीटें कितनी? हमको 58 में 55 सीटें मिलेगी और सेकंड में 55 में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। कोई कंफ्यूजन दूर हो गया ना? कुछ भी बता दो। ठीक है, कंफ्यूजन। हर पार्टी है ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यही ओबीसी सिंह साहब की बात समझ रहा है जी, जो 55 सीट ये उनके कह रहे हैं, जबकि पूरा दोनों नौजवान कोरोना किसानों की नाराजगी रही है वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के वोटिंग में। तो और उसके बावजूद जो है कि ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि 55 सीट मिलेगी। तो यही मैंने आपसे कहा कि हर कोई अपने अपने पक्ष की बात कर रहा है, वो इस मुगालते में है कि शायद उसके पक्ष में वोट हुआ है और किसी को नहीं कंफ्यूजन रहेगा। एक्चुअल जो कंफ्यूजन है वो 10 तारीख को क्लियर होगा। रेखा जी, जनता आपको पूछती। ठीक है, ओपी सिंह साहब यादव जी, सुन लीजिए, 2 महिलाएं बैठी, उनको सुन लेते हैं। 2 महिलाएं इस पैनल में मौजूद हैं, उनको सुन लेते हैं। का सम्मान करिए। ठीक है, 2 महिलाओं को थोड़ा मौका दे देते हैं। ठीक है, रेखा चौधरी जी, मुझे ये बताइए, दरअसल चुनाव से 6 महीने पहले एमवाई को लेकर के रीडिफाइन किया अखिलेश यादव ने। पहले जो एमवाई का समीकरण कहा जाता था मुस्लिम यादव, उसे रीडिफाइन किया और कहा कि महिलाएं और यूथ। क्या ये यूथ वाला जो फंडा इंट्रोड्यूस किया अखिलेश यादव ने, सिर्फ इसी चक्कर में समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन हो गया, या फिर इसके इतर भी कुछ है? क्योंकि हमने देखा पिछले 3 चुनाव में 3 सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और चुनाव के बाद अलग हो गए। तो किस उम्मीद के साथ यह गठबंधन हुआ, यह जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी कुंदन जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा गठबंधन मुद्दों को लेकर हुआ, किसान के मुद्दे को लेकर हुआ, युवाओं के रोजगार को लेकर हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर हुआ, वंचित वर्ग के उत्थान को लेकर हुआ, श्रमिक वर्ग की आय सुनिश्चित करने को लेकर हुआ। हमारा गठबंधन पहले मुद्दे तय हुए, उसके बाद गठबंधन तय हुआ। हम जैसा कि बीजेपी पार्टी की हमेशा नीति रही है कि बांटो और राज करो, जैसा इन्होंने ध्रुवीकरण करने की इस बार भी कोशिश की, पिछली बार इन्होंने ये कर पाए, इस बार भी कोशिश की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने 1 वर्ष पहले से सामाजिक भाईचारा सम्मेलन गांव-गांव में करवाने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ, सभी जातियों के लोग उन सम्मेलन में, उन सभाओं में आए, हम आपस में बैठे, बात की, एक दूसरे के सुख दुख बांटे, तो सामाजिक भाईचारा इससे बढ़ा। नतीजा क्या हुआ कि इस बार बीजेपी पार्टी ध्रुवीकरण करने में सफल नहीं हो पाई। ये हमारा अचीवमेंट था। दूसरा हमारा बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर था। आपने देखा किसान आंदोलन में चौधरी अजीत सिंह जी की भूमिका, चौधरी जयंत सिंह जी की भूमिका। तीसरा हमारा मुद्दा युवाओं के रोजगार को लेके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में ये क्लियर किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और उसका पूरा नहीं रेखा जी तैयार किया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत गन्ना की किसानी पर बहुत कुछ निर्भर करती है, लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही कि पिछले 2 शासनकाल में जितने गन्ने का भुगतान किया गया उतने के बराबर 1 शासनकाल में हुआ। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल को अगर कैलकुलेट करें जो आंकड़ों के हिसाब से, जरा मुझे सुन लीजिएगा फिर आप कहिएगा, वो कहा गया कि भाई बीएसपी सरकार में 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में महज 55,000 करोड़ का भुगतान हुआ गन्ने का, और योगी सरकार में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया गया किसानों को। तो अब किसानियत के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर तो समाज जिसके साथ आपने गठबंधन किया वो तो पिछड़ती हुई दिख रही है। नहीं,
बिल्कुल नहीं। हमारा सब पहला मुद्दा किसान का मुद्दा है गठबंधन में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह क्लियर किया है कि हम 14 दिन में किसानों का भुगतान करेंगे। इसके लिए चाहे हमें अलग से कोई फंड की व्यवस्था करनी पड़े, हमें और फंड में कटौती करनी पड़े बेशक, लेकिन सबसे पहले जो हम अपनी पूरा करेंगे वो किसान की मांगों को पूरा करेंगे। गन्ना भुगतान हो गया, उनका पिछला जितना भी बिजली का बिल है उसको हम माफ करेंगे। आगे उनका जो भी बिल होगा किसानों का बिजली का बिल वो आधा रहेगा सिर्फ। और किसानों के बच्चों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि किसान के गरीब बच्चे अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहता है, विदेश में पढ़ाई करना चाहता है, तो उसका खर्चा भी हमारी सरकार दरअसल मैनिफेस्टो को हम देखते हैं ना, संकल्प पत्र को देखिए या फिर दृष्टि पत्र को देख लीजिए या फिर वचन पत्र को देख लीजिए, वो तो बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा लगता है कि भाई सरकार नई सरकार आएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, खुशहाली की बयार बहने लगेगी, नौकरी मिलेगी, किसानों को सब कुछ। ठीक है, मैं आता हूं, हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, डॉली शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। डॉली जी, मैं उत्तराखंड स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या उत्तराखंड में इस बार सरकार बनने जा रही है और क्या 11 से 36 का जो आंकड़ा है वहां तक कांग्रेस पहुंचेगी? सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई देती है क्या कांग्रेस वहां पर, और किस आधार पर? क्योंकि यह तो जरूर कहा जाता है, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी आपके फेवर में है, क्योंकि पहाड़ में जो उम्मीदों की जो पहाड़ है, सरकार के लिए जो उम्मीदें लगा करके वहां के लोग बैठते हैं, वो उम्मीदें पूरी होती नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, क्या वहां पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार एक फेल सरकार चली, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, आज जनता में इतना असंतोष है भारतीय जनता पार्टी से और वो कांग्रेस को याद कर रही है। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से नौकरियां दी गई, पेंशन दी गई, लगातार कई तरीके की स्कीम लाई गई, नई इंडस्ट्री स्थापित की गई, आज सब इंडस्ट्रीज पलायन कर रही हैं, नौकरियां, सबसे ज्यादा बेरोजगारी से उत्तराखंड जूझ रहा है। तो उत्तराखंड की जनता वहां कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। ये आप सब देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, पूर्ण बहुमत की। पीयूष पंत साहब, उत्तराखंड की सियासत को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो नाराजगी रहती है आमतौर पर लोगों के अंदर, मतदाताओं के अंदर, क्या उसका फायदा कुछ हद तक ले पाएगी और इसलिए मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो सकता है? पंत साहब देखिए, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है वहाँ पे, और चूंकि देखिए पहाड़ में, उत्तराखंड में खासकर जो है, भाजपा और कांग्रेस बहुत समय से वहाँ रही हैं पार्टियाँ, और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने पूरा का पूरा आंदोलन चलाया था और एक अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को बढ़ाया था। हालांकि मोदी जी ये क्लेम कर रहे थे, हाँ वो ठीक था कि वाजपेयी जी की सरकार थी जब ये मांग मानी गई और अलग राज्य बनाया गया, लेकिन पूरा आंदोलन जो था उत्तराखंड क्रांति दल जो था उसके देख रेख में हुआ था पूरा, और उसका क्या हर्ष हुआ वहाँ पे देखिए। तो वहाँ की जो वहाँ का मानस जो है उत्तराखंड का, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही फंसा रहता है वो लगातार, और इसलिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्होंने शुरुआत भी वहाँ देर से करी है, और हालांकि रिमोट एरियाज़ में उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ाई है, वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस तरह से चुनाव में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे मजबूत तरीके से होना चाहिए, और वहाँ उनका नेतृत्व भी कोई इस तरह का नहीं है। मुझे याद है कि पहले भी जो है पिछले चुनाव के समय भी उन्होंने काफ़ी अच्छे लोग वहाँ से जोड़े थे आम आदमी पार्टी में, लेकिन फिर वो जो उनका मोह भंग होता चला गया और वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान निश्चित रूप से पहुँचा सकती है आम आदमी पार्टी जो उसका है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो भाजपा के जो लोग बहुत जुड़ गए थे, क्योंकि पिछली बार जो भाजपा को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली थी, वहाँ पे 57 सीटें करीब मिली थी, तो वो जो लोगों का मोह भंग हुआ है उसका एक हिस्सा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता है, ये कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है देखिए कुंदन जी की वहाँ पे आम आदमी पार्टी वोट काटने का ही काम करेगी, और वो 4-5 सीटों में खासकर जो तराई का इलाका है वहाँ जरूर उसका थोड़ा सा प्रभाव। इसका फायदा और नुकसान किसे होगा, जल्दी से बता दीजिए पीयूष जी। इसका फायदा और नुकसान किसे होगा? जो वोट काटने का काम करेगी आम आदमी पार्टी, उसका फायदा और नुकसान किसे होगा? देखिए, अगर देखा जाए और जो हमने दिल्ली में भी देखा है, और तो कांग्रेस का वोट जो है वो आम आदमी पार्टी में जाता है, क्योंकि भाजपा का अपना वोट बना रहता है, तो नुकसान तो कांग्रेस को ही होता दिखाई दे रहा है। और लेकिन पिछले बार जिस तरह से भाजपा
को काफी वोटिंग मिली थी, वोट परसेंटेज मिली थी और सीटें बहुत मिली थी, और उसका मोह भंग भी हुआ है। तो ये स्थिति ये भी बन रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग जो है भाजपा छोड़ के भी कांग्रेस में गए हैं, ये बड़ी बात है। तो और 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, तो लोग, और वहां पे देखिए ये नियम भी ये एक परंपरा सी बनी हुई है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। तो मुझे भी नहीं लगता कि इस बार उसमें कोई बदलाव आएगा। तो एक बदलाव का ही लोग चाहते हैं वहाँ पे, और निश्चित रूप से कांग्रेस की ही तरफ जो है लोगों का एक रुझान दिखाई दे रहा है अभी तक वहाँ। लेकिन क्या होता है 14 तारीख को ये तो आगे की बात है। लेकिन आपने जो बात कही, तो आम आदमी पार्टी का अगर आप देखें उदाहरण के रूप में, दिल्ली के अगर एक मॉडल के रूप में लेते हैं, तो कांग्रेस के वोट कटने चाहिए क्योंकि कॉमन वोट है उधर से। ठीक है, लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की भी रही है, इसलिए मुझे लगता है कि उतना डैमेज जो है आम आदमी पार्टी नहीं कर पाएगी कांग्रेस को। ठीक है सत्येंद्र यादव साहब, आप तो इस बार उत्तराखंड में भी आपकी पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ रही है, लेकिन वहां पर चूंकि 14 तारीख को ही 70 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी, तो कोई उम्मीद दिखती है वहां पर? देखिए, वहां पर जो भी मैंडेट मिलेगा उसका शीर्ष नेतृत्व जो है निर्णय लेगा, और इस बारे में जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा हम सभी को स्वीकार होगा। लेकिन हमारा जो फोकस है वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में बदलाव को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है देश का, और उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेके हर तरह से ये देश पर प्रभावी होता है। यहाँ की सीधी धारा दिल्ली तक जाती है। उत्तर प्रदेश में बदलाव का मतलब है कि दिल्ली में कुर्सी जो है उस कुर्सी का हिलना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। इनके ऊपर से लेके नीचे तक सभी नेताओं के चेहरे देखिए, इनके ट्विटर देखिए, इनके वीडियो देखिए, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, इनके बयान देखिए। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान के, अरे एक दिन में 14 ट्वीट कर रहे हैं। नहीं तो हिंदू मुसलमान का जिक्र आपने कर दिया, तो आज योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सुनिए। आज योगी आदित्यनाथ ने, ओपी सिंह साहब आपसे जवाब मैं चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री ने यह क्यों कहा कि विकास की बात अगर समाजवादी पार्टी शासनकाल की करें तो उस वक्त कब्रिस्तान का विकास हुआ था, कब्रिस्तान की दीवारों का विकास हुआ था, तो वहीं से वोट जाकर के मांगे अखिलेश यादव और वही वोट देंगे। क्या मतलब था सर, समझा दीजिए। कैसी बातें करते हैं क्या आप? मैं 1 मिनट चाहता हूं सत्येंद्र जी, ओपी सिंह से के बाद आपके पास ही आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। ओपी सिंह से मैं बहुत उत्साहित है बेचारे, 10 तक रहेंगे उत्साहित, 10 बजे तक। बेचारे नहीं, ये कहना है, ये बेचारे सुनो यार, सुनो 10 तारीख को जनता ने क्या फैसला सुनाया है उसका नतीजा आता है। ठीक है, कोई उत्साहित, किसी को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का सिंह साहब को सुन लेते हैं। तरह का भाव है सत्येंद्र जी, मैं इसके बाद आपको मौका दूंगा। सत्येंद्र जी, इसके बाद आपको मौका दूंगा। यूपी सिंह साहब, बराबर का अधिकार है। जब हम डिबेट में जाते हैं, और समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता बोलता है तो मुझे लगता कि नहीं वो प्रवक्ता, लगता है उस पार्टी का गुंडा कोई बोल रहा है। देखिए, योगी जी का कहने का मतलब ये था कि जो आपने 2012 से 17 में बोया है वही काटेंगे ना। 2017 से 22 में जो हमने बोया वो हम काटेंगे। जब उत्तर प्रदेश विकास की बात आएगी तो ये तो बात होगी ना कि आप प्रत्येक जिले में कब्रिस्तानों के बाउंड्री वाल पर आपने खर्च किया, और हमने कहा खर्च किया? हमने बहुमुखी उत्तर प्रदेश का विकास किया, तो जो जिसका विकास किया उनसे वोट मांगे। तो कब्रिस्तान का विकास किया, कब्रिस्तान से वोट मांगे। तुष्टीकरण की राजनीति किया, तुष्टीकरण वालों से वोट मांगे। इसमें कौन सी गलत बात? हम तो स्पष्ट बात करते हैं, हम तो घुमा फिरा के बात नहीं करते। भाई योगी जी का यही कहना है ना कि जो आपने तुष्टीकरण की, जातिवाद की राजनीति का जो बीज बोया है वही काटेंगे। तो अब अखिलेश यादव जी 2022 में भी जो बोया 12 से 17, ये 80 बनाम 20 हो गया क्या? ओपी सिंह साहब, ये 80 बनाम 20 हो गया क्या? हाँ, 80 बनाम 20 भी है। 20% ही ऐसे लोग हैं, 20% ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो है सड़कों का, सारी चीजों का जो विकास हुआ है, किसानों का विकास हुआ, उनको सुहाई नहीं पड़ता, उनको अच्छा नहीं लगता। सत्येंद्र यादव जी, आप जवाब दीजिए। वही है। ठीक है, ओपी सिंह साहब। सत्येंद्र यादव जी, देखिए ये जिनको इन्होंने चंदा चोरी कराया, ये उनसे वोट मांगे। जहां रोजगार चोरी कराया, जहां दवाइयां चोरी कराई,
जहां रेमडेसिविर चोरी कराई, जहां ऑक्सीजन चोरी कराई, अरे जहां इन्होंने यार, गंगा आपका में लाशें पूरा तैराई परिवार मिलकर और लूट सुनिए, लिया। जहां समाजवादी पत्रकारों की पार्टी के हत्या हुई, 5 लोगों ने देश में मिलकर कोई के पत्रकार भारतीय उत्तर जनता पार्टी प्रदेश के को खिलाफ लूट नहीं लिया। बोल सकता है। उस जमाने मजाक में है कोई कुंतल देश जी में पत्रकार नौकरी संविधान में उसको विश्वास रख के मिलती अगर बात कर दे, थी जिसने जमीन और जेवर बेचा था। आज की हमने डेट नौकरी में दी है। मुख्यमंत्री ओपी सिंह साहब आप सुन लीजिए, ओपी सिंह साहब आप सुन लीजिए, ओपी सिंह साहब सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या टॉमी और बोलेंगे? डैनी, इनका हाल इन्होंने देखिए, किया क्या है पत्रकारों का हाल 2012 से देखिए। 17? ये जालसाज सरकार है, ये लोगों को भूखा मार के, इनके यहाँ सिर्फ जालसाजी होती है, जलेबी 10 मार्च को 10 बजे के बाद सतंदर यादव आप दिखाई नहीं पड़ेंगे चैनल पर। ये लोग 2019 के चुनाव के बाद 6 महीने तक आप लोग चैनल पर दिखाई नहीं पड़े के थे। सामने आंसू फपक फपक के आंसू किसानों ने इन्हें मार अरे दिया। यार, अरे जो भाई आदमी सुनिए, अपने बाप का ये नहीं हुआ, नाटक अपने पिता का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ, वो क्या प्रदेश का होगा? मिलने का समय वो नहीं औरंगजेब है। के बाद ठीक है, विकास के मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई थी और इस तरीके से बयानबाजी हो रही है। डॉली जी एक जल्दी से जवाब। डॉली जी मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव राजनीति कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से शालीनता के साथ राजनीति हो रही है उससे जीत मिलेगी क्या? उससे साथ से आगे कारवां बढ़ेगा क्या? सवाल तो ये बिल्कुल बढ़ेगा। और जिस साफ नियत से हर धर्म और जात से परे प्रियंका गांधी जी लगातार काम कर रही हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं गर्मी और सर्दी और चर्बी की बातें, और प्रियंका जी लगातार कह रही हैं कि भर्ती की बात करिए कि कितने युवाओं को रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा की बात करिए। आज जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बलात्कार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे जाता जा रहा है पूरे देश में। आज भुखमरी के इंडेक्स में हालात देखिए, कोरोना में गंगा में तैरती लाशें देखिए, राम नामी चादर उतरते लोगों ने देखा है। तो कांग्रेस बहुत सकारात्मक राजनीति युवाओं के रोजगार पर, शिक्षा पर, महिला सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो बड़े क्लियरली बताते हैं कि हम किस तरीके से 20 लाख रोजगार देंगे, हम महिलाओं को और आंगनवाड़ी की बहनों को क्या क्या सुविधा देंगे, 10,000 का मानदेय सुनिश्चित करेंगे, दक्षता विद्यालय खोलेंगे, हम इतने अस्पताल बातें तो बहुत अच्छी की गई, लेकिन कैडर क्या तैयार हुआ, क्या संगठन तैयार हुआ, इसे लेकर के सस्पेंस बरकरार है और इसे लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 30 साल बाद कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है क्योंकि किसी से गठबंधन नहीं हुआ। रेखा चौधरी कुछ कहना चाह रही थी। रेखा जी को सुन ले तो उसके बाद ओपी सिंह साहब आपके पास आऊंगा। रेखा जी विकास की राजनीति करती है, धर्म। कुंदन जी मैं बताना चाहती हूँ कि अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे कि हमने इतना विकास किया, तो अगर इनके पास विकास के इतने मुद्दे थे, इनके पास इतना काम था किया हुआ, तो उन मुद्दों को लेकर ये गांव में क्यों नहीं गए, शहरों में क्यों नहीं गए? आप देखिए गांव से इनके प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को खदेड़ दिया गया, बोर्ड लग गए नो एंट्री के, इनकी एंट्री नहीं हुई। ठीक है रेखा जी, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, ओपी सिंह साहब को भी सुन लेते हैं। ओपी सिंह साहब जवाब दे लीजिए। मैं इतने कह रहा हूँ, मैं इतने विकास आपने किया, उस विकास को लेकर आप क्यों नहीं गए क्षेत्र में? मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में भगाया गया, गाजियाबाद में इनके जनप्रतिनिधियों से टूटी सड़क पे आम जनता सवाल पूछ रही है। पार्टी ने इनके पास कुछ नहीं है, भाजपा के पास कुछ नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था। अगर बीजेपी ने विकास किया है तो विकास के नाम पर बीजेपी को वोट मिलेगा, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है विकास की बातें तो करनी ही है, विरोधियों को निशाने पर भी लेना है, और इसके इतर भी जो कोर एजेंडा रहता है बीजेपी का, उसके साथ भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। इन चुनावों में 14 तारीख को आप जरूर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वोट कीजिए, चाहे आप गोवा में हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सेकंड फेज वाले इलाके में रहते हो, या फिर उत्तराखंड में रहते हो, जरूर वोट कीजिएगा। न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है। फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।